चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपको जानना पड़ेगा केंद्रीय डोग्मा क्या है ना। तो जब कोई विशेष जीन अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त मतलब दिखना, जब कोई विशेष जीन अभिव्यक्त होती है अर्थात वहाँ किसी अभिक्रिया का नियंत्रण करती हैं। जैसे कि प्रत्येक हमारे शरीर पर जाने जितने भी जीन्स है वो कोई ना कोई अभिक्रिया क्या करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। तो जब कोई विशेष जीन अभिव्यक्त होती है अर्थात किसी अभिक्रिया का नियंत्रण करता है तो उसकी सूचना अन्य न्यूक्लिक अम्ल, अन्य न्यूक्लिक अम्ल मतलब mRNA, आरएनए भी न्यूक्लिक अम्ल है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसकी सूचना अन्य न्यूक्लिक अम्ल mRNA द्वारा प्रतिलिपित होती है जो कि विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण को निर्दिष्ट करती है। अब देखिए, जब कोई विशेष जीन, कोई भी जीन है, एक विशेष जीन है वो अभिव्यक्त होती है ना, अर्थात किसी अभिक्रिया का नियंत्रण करती है ना। तो इसकी सूचना, ये जो जीन्स है ये किसी भी क्रिया का नियंत्रण कर रहा है तो इनकी जो सूचना है वो एक न्यूक्लिक अम्ल अर्थात mRNA, मैसेंजर आरएनए द्वारा प्रतिलिपित होती है। मतलब इनका जो सूचना है वो प्रतिलिपित करती है, कौन, mRNA, ठीक है, प्रतिलिपित होती है। और ये mRNA प्रतिलिपित कर लेती है इसकी सूचना को, और सूचना के अनुरुद्ध क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। समझ आया आपको कि कोई भी जीन है किसी भी अभिक्रिया का नियंत्रण करती है तो उस नियंत्रण को अभिक्रिया करती है तो इनकी जो सूचना है वो न्यूक्लिक अम्ल द्वारा अर्थात mRNA द्वारा प्रतिलिपित होती है। मतलब इनका जो सूचना है प्रतिलिपित होती है mRNA के द्वारा, और विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करते हैं, निर्दिष्ट करती है। मतलब ये जो सूचना है बताती है कि यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया में अपने को किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की आवश्यकता है। इस तरह इसको बोलते हैं लोग केंद्रीय डोग्मा। तो क्या बोलेंगे, जब कोई विशेष जीन किसी जीन अभिव्यक्त होती है अर्थात किसी अभिक्रिया का नियंत्रण करती है तो इसकी सूचना अन्य न्यूक्लिक अम्ल द्वारा प्रतिलिपित होती है जो कि विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण को निर्दिष्ट करती है। व्यापक रूप से इस संबंध को ही हम लोग कहते हैं केंद्रीय डोग्मा। इतना लिखना, इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय डोग्मा, ठीक है। तो केंद्रीय डोग्मा तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रोटीन संश्लेषण के चरण, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण के चरण केंद्रीय डोग्मा हो गया अपने पास, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के जो चरण है ये मुख्य रूप से 3 चरण में होती है ना, लेकिन 3 चरण नहीं होती है एक्चुअली में, 2 चरण, अनुलेखन और क्या होता है, अनुलिपिकरण। उसके जस्ट ऊपर होता है डीएनए प्रतिकृति, उसको कोई दिक्कत नहीं है हम लोग, है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण के चरण के रूप में अगर बोला जाए, प्रोटीन संश्लेषण के चरण को समझिए तो 2 प्रकार के, अनुलेखन और क्या है, अनुलिपिकरण। इन दोनों की क्रिया का फलस्वरूप प्रोटीन क्या होता है, संश्लेषण होता है। ये बहुत लंबा टॉपिक बनता है। यदि आपको पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण के चरण को समझिए तो आपको दोनों को समझाना पड़ेगा, किस किस को, अनुलेखन को भी और अनुलिपिकरण को भी समझाना पड़ेगा जब प्रोटीन संश्लेषण के चरण समझाने को बोलेंगे तब, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल अनुलेखन को ही समझा रहा हूँ, है ना। उसके बाद अनुलिपिकरण का एक नया वीडियो बनाएंगे, है ना। तो अनुलेखन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप इसके लिए बहुत सारी चीज़ को जानना पड़ेगा कि डीएनए की श्रृंखला कैसी होती है। तो वाटसन और क्रिक मॉडल का लिंक मैं दे दिया यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा वाटसन और क्रिक का मॉडल। वहाँ पर आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बहुत सारे नाइट्रोजन क्षरक के बारे में पता चलेगा, है ना। तो तभी आप क्लियर कर पाएंगे अनुलेखन क्या है। तो अनुलेखन की क्रिया को समझने के लिए देखिए, मैं कुछ चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ आपको कि ये जो चित्र बनाया हूँ मैं, ये डीएनए की एक श्रृंखला की है। डीएनए क्या है, डीएनए श्रृंखला ऐसी रहती है, ठीक है। तो डीएनए की श्रृंखला को मैं अभी एक हरी कर दिया हूँ। अभी एक हरी का मतलब क्या होता है, लंबा हो जाता है, उसको एक हरी बोलते हैं ना। चलिए, तो अभी जो क्रिया होगी उसको देखते रहिएगा, है ना। अनुलेखन, पहले तो अनुलेखन क्या है उसको समझना है कि डीएनए श्रृंखला से, ये जो डीएनए श्रृंखला है, डीएनए श्रृंखला से आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में, ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है ना, तो आरएनए अलग है और आरएनए पॉलीमरेज अलग है, ठीक है। डीएनए श्रृंखला से, ये जो डीएनए श्रृंखला से आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में mRNA, क्या बोलेंगे, mRNA की संश्लेषण की प्रक्रिया, किसके संश्लेषण की प्रक्रिया, mRNA की संश्लेषण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। मतलब mRNA का निर्माण हो गया, मतलब किसका, कौन सी क्रिया संपन्न हो गई, अनुलेखन की क्रिया संपन्न हो गई। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की प्रारंभिक चरण मैंने बताया 2 चरण में होती है, ठीक है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रेरित होती है ना। तो क्या होता है कि ये डीएनए की श्रृंखला है, डीएनए की श्रृंखला से एक नए mRNA अर्थात डायरेक्टली आरएनए का निर्माण होगा, तो उसको हम बोल देंगे अनुलेखन। जिसकी चरण देखिए क्या क्या होता है उसके देखिए। तो पहला आपका चरण दिखेगा आपका डीएनए समाक्षार का अनावरण,
डीएनए समान अक्षर का अनावरण, ठीक है, समान क्षार का अनावरण, ठीक है। तो सर्वप्रथम डीएनए की दोहरी श्रृंखला, ऐसी दोहरी श्रृंखला होती है, हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मार्डर पढ़े हम लोग, दोहरी श्रृंखला। सर्वप्रथम डीएनए की दोहरी श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अकुंडलित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कुंडलित है ऐसे, ठीक है, तो अकुंडलित हो गई, सीधी हो गई, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर देखिए सीधा हो गया, अकुंडलित हो जाती है एवं इकहरी हो जाती है, सीधा हो जाता है एकदम, इकहरी बोलते हैं, सीधा हो जाता है, इकहरी हो जाती है। इस स्थिति में विशिष्ट स्थान पर समाक्षर अनावरित हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। देखिए ये कहा जाए, ये अभी जुड़ा हुआ है एक में, है ना, अर्थात कुंडलित है ऐसे, कुंडलित इधर से हो जाएंगे तो, है ना। अब क्या होता है कि सर्वप्रथम आरएनए की दोहरी श्रृंखला, ये दोहरी श्रृंखला है, वो दोहरी श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अकुंडलित हो जाती है, मतलब ये अलग अलग हो जाती है, अकुंडलित हो जाती है, जैसे घुमा हुआ है सीधा सीधा हो जाता है ऐसे, अकुंडलित हो जाती है ना, एवं इकहरी हो जाती है, एक केवल एक श्रृंखला बचती है ऐसे, एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला, अभी इस दोनों को मैं जोड़ दिया हूँ लेकिन ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है, ये इकहरी हो जाती है। तो डीएनए की दोहरी श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अकुंडलित हो जाती है एवं इकहरी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, इकहरी हो जाती है। इस स्थिति में विशिष्ट स्थान पर समाक्षर अनावरित हो जाते हैं। ये जो समान क्षार है ना, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर समाक्षर अनावरित हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है ना। यह डीएनए की अनावरित श्रृंखला, ये जो अनावरित श्रृंखला है ना, एमआरएनए के संश्लेषण के लिए सांचे की तरह कार्य करता है। मतलब क्या होता है कि जो ए है, ठीक है, थायमिन के साथ कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये एक खरी हो गई नहीं, अलग अलग हो गई ना, एक खरी हो गया, मतलब ना इसके लिए कोई ना कोई जोड़ी चाहिए, ये इसके साथ जुड़ा था पहले, लेकिन यहाँ पर एक खरी हो गया, मतलब इसके लिए कोई ना कोई जोड़ी चाहिए। ये टी भी अलग हो, इसके लिए भी कोई जोड़ी चाहिए, ये सबके लिए कुछ न कुछ चाहिए, है ना, ठीक है। तो क्या चाहिए भाई, हम लोग जानते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, लेकिन जब आरएनए होता है उसमें ना यूरेसिल आ जाती है, थायमिन की जगह कौन आ जाती है, यूरेसिल आ जाती है ना। तो आप याद रखिएगा, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, ये जानते हैं। तो एडेनिन के साथ आरएनए का निर्माण होगा तो यूरेसिल जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा यहाँ पर, यूरेसिल जुड़ जाएगा। तो सर्वप्रथम आरएनए की दोहरी श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अकुंडलित हो जाती है, अकुंडलित हो गई, एवं इकहरी हो जाती है, इकहरी भी हो गई। इस स्थिति में विशिष्ट स्थान पर समाक्षर अनावरित होते हैं, अनावरित मतलब अलग हो जाते हैं। यह डीएनए की अनावरित श्रृंखला एमआरएनए के संश्लेषण के लिए, मतलब एमआरएनए यहाँ पर बनेगा लाइन से, ठीक है, लाइन से मतलब एक ही बनेगा ना, एमआरएनए के संश्लेषण के लिए एक सांचे की तरह, मतलब ये यहाँ पर सांचा जी जिसके ऊपर कोई डाला जा सके उसको बोलते हैं सांचा। तो ए के ऊपर कोई ना आ सकता है ना, क्योंकि ये इसको छोड़ दिया, ठीक है, एक्चुअली में छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डीएनए की जो श्रृंखला है उसको इस तरह एक खरी हो गई, मतलब एडेनिन को कोई ना कोई चाहिए, थायमिन चाहिए या तो यूरेसिल चाहिए, कोई नहीं चाहिए, थायमिन को भी चाहिए, साइटोसिन को भी कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होती है कि सांचे की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है क्षार युग्मन। क्या आता है, क्षार युग्मन। डीएनए की खुली श्रृंखला में, यहाँ पर जो श्रृंखला बनाया था वो खुली श्रृंखला हो गई अब, ठीक है। तो डीएनए की खुली श्रृंखला में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन है भाई, तो हम लोग पढ़ा है एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ये सब ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है, ये न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाती है, और न्यूक्लियोसाइड क्या बनती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन सब मिलेगा ना, तो वो न्यूक्लियोटाइड है ना। तो डीएनए की खुली श्रृंखला में, ये जो खुली हुई श्रृंखला है, इस खुली श्रृंखला में एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। कौन जुड़ने लगते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। जैसे कि ग्वानिन से साइटोसिन, मैंने बताया था कि ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है, ठीक है। और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। और एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है, या तो यूरेसिल जुड़ता है, ठीक है, आदि यथानुसार जुड़ते जाते हैं। इतना लिखना क्षार युग्मन है। अब कैसे जुड़ते हैं उसको देखिए, ठीक, ये थायमिन, एडेनिन, ठीक है, चलिए, तो ये एडेनिन है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, बोला था मैं थायमिन, लेकिन जब आरएनए का निर्माण होता है तो क्या जुड़ता है भाई, यूरेसिल। थायमिन के साथ एडेनिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन,
ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ यूरेसिल। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ रही है। अभी हमने बोला यहाँ पर कि डीएनए की खुली श्रृंखला में, डीएनए की जो खुली श्रृंखला होती है उस खुली श्रृंखला में राइबोन्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। जैसे कि जी से ए टी और यू किसी भी तरह से यूरेसिल से जुड़ता है, ठीक है, इसे जुड़ने लगती है। ये दूसरा नंबर का पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं, आरएनए श्रृंखला का निर्माण। आरएनए श्रृंखला का निर्माण है, तो आरएनए श्रृंखला के निर्माण में क्या होता है कि डीएनए खंड से जुड़े, ये जो डीएनए खंड है, यहाँ पर डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड से जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर दिख रहा है राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए खंड से जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो डीएनए खंड्स के से जुड़े नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़कर आरएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर आरएनए की श्रृंखला बन गई, आरएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ एमआरएनए, मतलब यही आरएनए है, एमआरएनए है, ठीक है। यह एमआरएनए डीएनए से अलग होकर अब इनसे अलग हो गया। कैसे इसके अलग हो गया, इधर देखिए चित्र को छोटा बना रहा हूँ मैं, आ जाए ऐसा। ये डीएनए है, ठीक है, टी से लेकर यहाँ पर जितना भी नाइट्रोजन क्षारक बताया था टी तक था, ए से ए तक था, ठीक है। तो ये डीएनए श्रृंखला, ये डीएनए श्रृंखला से यहाँ पर जो आरएनए का जो खंड बना वो क्या हो जाता है, अलग, और यहाँ पर अलग से एक नया खंड बन जाता है, ठीक है। यही है कि आरएनए श्रृंखला का निर्माण डीएनए खंड से जुड़े नए राइबोन्यूक्लियोटाइड से है, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़कर आरएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यह एमआरएनए डीएनए से अलग होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक में हो रही क्रिया ना, तो कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, जहाँ राइबोसोम से जुड़कर विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। एक्चुअली में जो क्रिया हो रही है यहाँ पर हम लोग ओपेरॉन है, डीएनए में हो रही है। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है ना, इसलिए डीएनए में हो रही है पूरा क्रिया है ना, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया अनुलेखन। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुलिपीकरण। क्या रहेगा, अनुलिपीकरण। तो अनुलिपीकरण अभी केवल एमआरएनए का निर्माण होगा, है ना, और अनुलिपीकरण में कम्प्लीटली प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है।